JS रिपीट कर दें, ठीक है। चलें, अच्छा इसको तो मैं सबसे पहले कमेंट कर देती हूँ, वरना यही कुछ नज़र आने लगेगा। अच्छा, किसने किसने ईमानदारी से एक दिन में प्रैक्टिस की है? कल ही का दिन होगा प्रैक्टिस के लिए, तो कल किसने प्रैक्टिस की है और किसने नहीं की? अभी तक नहीं आई है आयशा। यही प्रैक्टिस जो कल परसों पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस की है किसी ने? जो भी पढ़ा उसको रिपीट किया? अच्छा, सबसे पहली बात तो जो एक्सटर्नल का जो पूछ रही हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल क्या होता है कि लेट सपोज़ कि ये हम लोगों ने स्क्रिप्ट सोर्स एक्सटर्नल की बात कर रही हूँ। एक्सटर्नल मतलब दूसरे पेज पे, एक्सटर्नल बाहर, ठीक है। तो दूसरे पेज पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की और तमाम जावास्क्रिप्ट एक ही पेज में हम लोगों ने लगाई और HTML से उसको कनेक्ट कर दिया था। इंटरनल की अगर बात करते हैं तो इंटरनल में क्या होता है कि HTML के पेज में ही लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट बना लेती हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर अब मुझे ये तमाम काम जो मैंने यहाँ पे अलग से पेज में किया है वो यहाँ ना करके हम बिल्कुल ऐसे ही लेट सपोज़ कि मैंने ये वाला ले उठाया, ठीक है। ये वाला उठा के अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर कर देती हूँ पेस्ट, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर ही सब पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि वही सब काम होगा जो यहाँ अलग से जावास्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। बस फ़र्क ये कि इंटरनल में हम यहीं पर रहते हुए HTML पे रहते हुए स्क्रिप्ट के अंदर सारा काम करते हैं। इसी तरह इंटरनल अगर CSS की बात करें तो वो ये तो बॉडी के जावास्क्रिप्ट तो बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट लग रही है, लेकिन CSS की अगर मैं बात करूँगी इंटरनल की तो वो हेड के ऊपर, हेड जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर, मतलब हेड के अंदर हम यहाँ पर स्टाइल के अंदर तमाम CSS का काम करते हैं, ठीक है। स्टाइल देकर हम यहाँ पर CSS का काम कर रहे होते हैं, ना कि इंटरनल में हम यहाँ पे अलग से पेज में एक्सटर्नल में अलग से पेज पर हम CSS पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरनल की अगर बात करेंगे तो इंडेक्स के पेज पर ही हम स्टाइल का देंगे और स्टाइल के अंदर लेट्स सपोज़ कि ये मैंने स्टाइल दिया और यहाँ पर मैंने आप जो है ना इसके अंदर तमाम CSS या स्टाइलिंग देनी स्टार्ट कर दी मैंने, तो ये आपका हो गया इंटरनल, जबकि ये वाली स्टाइल आपके एक्सटर्नल कहलाती है। इसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो जावास्क्रिप्ट बॉडी के एंड पे लगती है स्क्रिप्ट देकर। अगर इसकी बात करते हैं हम तो ये हो गया आपका इंटरनल, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल आप एक लिंक देंगे, ठीक है। एक लिंक से दूसरे पेज को जावास्क्रिप्ट वाले पेज को कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो किससे होता है? सोर्स से, वरना ये स्क्रिप्ट और ये वाला स्क्रिप्ट सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये सोर्स का मतलब ये है कि हम दूसरे पेज से कनेक्ट करवा रहे हैं, तो दूसरे पेज से हम यहाँ पे कनेक्ट करवा कर यहाँ पे अब तमाम जावास्क्रिप्ट का काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं करती हूँ ये, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पे जाती हूँ और इंस्पेक्ट पे जाके अगर मैं कंसोल पे जाकर देखूँ तो ये देखें कि आपका ये मॉड्यूलस जो मैंने निकाला है इंटरनल पे, क्योंकि एक्सटर्नल पे सारी चीज़ें मैंने कमेंट कर रखी है, ठीक है। लेकिन इंटरनल पे भी मैंने आपको मॉड्यूलस निकाल के दिखाया, तो क्या था कि उसका आंसर वही आया जो हम अलग से पेज में भी करके कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने एक्सटर्नल यूज़ किया है और वहाँ पर मैंने इंटरनल यूज़ किया था,
ठीक है, काम सबका सेम है। इसका ये हम कम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि HTML के पेज पे रहते हुए अब आप इतनी सारी कोडिंग कर लेंगे कि पता नहीं पेज कितने रॉ कितने लाइन में चली जाए, ठीक है, जिसकी वजह से घपला हो सकता है कोई चीज़ फाइंड करने में। तो अलग अलग रहेगा तो जावास्क्रिप्ट हम ईज़िली हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कौन सा अप्लाई हुआ है। और CSS डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग पेज में, मतलब एक वेब पेज को हमने 3 डिफरेंट स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। या तो फिर आप एक ही पेज पे रहते हुए स्क्रिप्ट और स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देख लेते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो वो भी ज़रा सब बताएंगे मिलके, ताकि साथ साथ में सबके मैसेजेस देखूंगी कि कौन कितना एक्टिव है और कितना किसी को समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, एक सवाल है, उसी सवाल को डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो, ताकि उस एक सवाल से अच्छा आपका अफान का नेट है सही नहीं चल रहा। चले रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ। असल में क्लास लेते लेते, क्योंकि आपके बाद भी एक क्लास लेती हूँ मैं, तो वो लेते लेते टाइम हो जाता है और फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, और नींद में जो है ना एडिटिंग सही हो नहीं पा रही होती मुझसे। अच्छा जी, तो मैं कौन सा सवाल देख रही थी, एक सवाल यहाँ पे निकाल लूँ मैं, ताकि उसी सवाल से सबसे पूछ भी लूँगी, और जिसको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कुछ इस तरह, और एक ही वैल्यू अगर मैं देती हूँ 5, ठीक है, क्यों आ जाता है भाई, और एक ही वैल्यू मैंने 5 दे दी, ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने दे दी 2, ठीक है। फिलहाल हम यही दोनों रखते हैं अभी, और यहाँ पर अगर मैं और सी की वैल्यू करवा देती हूँ, अच्छा प्लस प्लस ए करती हूँ, ठीक है, फिर प्लस देकर ए प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस करके माइनस माइनस बी। अच्छा, ये सवाल हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम सॉल्व किया था, लेकिन फिर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया, पता नहीं सॉल्व किया था कि नहीं किया था, भूल गई मैं। अच्छा, उसके बाद है ये बी प्लस प्लस, फिर प्लस करके बी, ठीक है। तो ये सवाल है आपका कुछ इस तरह। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, या अगर मैं कंसोल करके करूँ तो कंसोल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस प्लस ए में क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर 5 + 1, अच्छा, वो यहाँ मैं आती हूँ, कमेंट करके ज़रा हम काम करते हैं। हाँ जी, चलिए आप मुझे बताएं, प्लस प्लस ए में क्या वैल्यू आ जाएगी। प्लस प्लस ए का क्या मतलब है कि 5 क्या + 1 6। अभी वैल्यू होगी या बढ़ेगी, या फिर सही अभी वैल्यू बढ़ेगी या बाद में वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे सबके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, बाद में कौन कह रहा है, फातिमा, बाद में नहीं, अभी। प्लस प्लस का मतलब कि अभी इसी वक्त यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि 5 में से ये जो 5 ऊपर है ए की वैल्यू, इसमें से एक ऐड हो गया, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 + 1 हो गया ये, ठीक है, इसमें से एक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये प्लस फार्मूले वाला अब हो गया यहाँ पे, सॉरी, हाँ बल्कि हाँ सही है, अब हो गया ये प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया,
ए प्लस प्लस का क्या मतलब है कि अब ये बाद में बढ़ेगी, तो अब दूसरी वैल्यू 6 है। बिल्कुल सही कहा फातिमा। दूसरी वैल्यू 6 क्यों रही? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो ए यूज़ किया 6, वही अब यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 अब ख़त्म। ठीक है, अब इसका काम हो गया ख़त्म। जो अब एंड में ए चल रहा होगा वही हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं बढ़ रही, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ेगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या हो जाएगा 6, जो कि हम लोग पीछे अभी 6 कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस देकर अब माइनस बी की वैल्यू क्या है कि अभी इसी वक्त बी की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी इसी वक्त बी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी माइनस, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि बाद में, ठीक है, यहाँ पे हो गया कि बाद में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये हो गई 1, क्योंकि अभी फ़िलहाल वही रहना है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए जब आ गया तो अब हम पीछे चेक करेंगे कि पीछे से एक इंक्रीमेंट मिला हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल मिला हुआ है। उसने कहा था कि बाद में बढ़ेगी, तो अब यहाँ पर बढ़ जाएगी। इस वक्त 6 से क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन बाद में, लेकिन पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा। पीछे से हम चेक करेंगे क्या पीछे से कोई माइनस या प्लस आ तो नहीं रहा। क्या होना चाहिए? ठीक है, सोहा ने कहा 0। अच्छा सोहा, अब बताइए कि 0 क्यों हुआ? ठीक है, 0 तो सही है। 0 हुआ क्यों ये बता दीजिए, ताकि जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, एक में से बाद में एक लेस करना था। ठीक है, जो पिछला जो बी हमारा गया था, तो उसमें कहा गया था कि आप जो है वो लेस करिएगा आगे जाके। तो जब हम आगे बी में आए तो वहाँ कह रहा है कि ऑलरेडी कह रहा है कि एक ऐड करिएगा आगे जाके, लेकिन जो पीछे से हमारे पास आ रहा है, पीछे मतलब यहाँ जो बी था, बी माइनस, यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है ना, वो यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए ये जो कह रहा था माइनस करने का, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो अभी हमारे पास तो यहाँ पर है 1, तो 1 में से इसका जो माइनस अपना जो बोला गया था करने के लिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आ गई दोबारा b की वैल्यू। b में अब जो लास्ट इसका b था, जो पीछे से आपका यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से जो आपका b आ रहा था, इसमें बोला गया था कि प्लस प्लस कर देना, लेकिन आगे जाके। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास क्या वैल्यू है b की? 0। तो 0 में अगर 1 को ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लें। अगर मैं कंसोल डॉक्यूमेंट पे करवा देती हूँ ताकि सामने ही नज़र आ जाए, document.write पे करवा दूँगी मैं जाके C। ठीक है, तो लेट्स सी, आप ये देख सकते हैं कि ये 22 आंसर आ गया है। ठीक है, तो 22 इसका आंसर आ गया। हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं क्या 22 हो रहा है। ये 6 और 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 22। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अब मैं एक सवाल दे रही हूँ, वो अभी इसी वक्त सब सॉल्व करें, और जल्दी जिसका आंसर सबसे पहले आएगा ना, उसको तो पता भी होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी इसी वक्त खुद करना है ताकि और क्लियर हो जाए खुद के लिए। ठीक है, मैं सवाल ज़रा ढूंढूँ। वही सवाल है जो क्लास में अगर जो गवर्नर हाउस वाले हैं तो उनको पता हो, लेकिन अभी इसी वक्त खुद करना है ताकि
जो वहाँ क्लियर ना हो वो यहाँ क्लियर हो जाए। चलो, बल्कि ये सवाल वही वाला था, लेकिन अब मैं एक और सवाल दे देती हूँ। तो ये सवाल जो करवाया था ना, मुझे लग रहा था कि ये चेंज है। ये वही सवाल है जो गवर्नर हाउस वाले में था। अच्छा, चले मैं यहाँ पे एक और दे देती हूँ। लेट सपोज कि इसी में मैं एडिट कर देती हूँ। इसी में मैं एडिट कर देती हूँ वॉर डी को, और यहाँ मैं दे देती हूँ 3। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आगे दे देती हूँ डी अच्छा, अब ज़रा इसको जल्दी से सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं ज़रा कि क्या आंसर आ रहा है। आगे ही इसके कंटिन्यू कर लें और इससे समझ में आ जाएगा कि वाकई आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और किसका आंसर राइट आता है। ठीक है, सवाल देख लिया आपने। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है और राइट आता है। अच्छा, ऐसा मत करिएगा कि आप लोग यहीं से जो है ना आंसर फाइंड करके आंसर देख लिया, वरना फिर मैं पूछूंगी कि आया कैसे ये। जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। 31। हाँ बोलें। 31 आंसर है। ठीक है, अब बताइए। अच्छा, सही है। डी की वैल्यू 3 थी। नहीं, डी की वैल्यू नहीं, मैं असल में आपके बीच में जो माइनस लगाया ना आपने वो नहीं देखे थे, वो उस हिसाब से काउंट होंगे ना। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। तो बस वो मैंने नहीं देखा था, मेरे हिसाब से 20 आया है, अब देखती हूँ। अब सवाल मैच कर लें सही, 1 मिनट। और इसका आंसर अब यहाँ से डायरेक्ट पहले अगर दिखाऊं हाँ, तो अब तो दिखा दे। तो इसका आंसर तो यहाँ पे 22 आ रहा है। ठीक है, तो जिसका 22 आया है वो तो ठीक है। अब 22 कैसे आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताइए कि यहाँ पे माइनस माइनस डी की वैल्यू सबने क्या ली है। 2। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर डी प्लस प्लस की वैल्यू क्या ली है। 3। 3 क्यों? नहीं, 2 ही आएगी इधर भी। बिल्कुल 2 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डी माइनस माइनस की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी 2 आएगी, क्योंकि अभी 2 वैल्यू है, और फिर हमें यहाँ से प्लस करना है इसमें भी 1, तो 3 आएगी, इधर आएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी? अच्छा, मैसेज भी देख लूँ मैं। करना है, इधर होगी 3 वैल्यू। अच्छा, वजिया कह रही हैं 33। अच्छा, यहाँ पे 3 वैल्यू इस तरह होगी कि सबसे पहले तो बोला गया है कि एक पीछे से ऐड होता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ इसको।
एक पीछे से मतलब यहाँ से ऐड होना है, ये आगे दिया है, यहाँ पर डी माइनस माइनस के पास दे दिया है। तो अभी जो इसकी वैल्यू थी 2 थी, तो 2 में अगर मैं 1 को सबसे पहले ऐड करवा दूँ तो हो जाएगी 3। लेकिन ये जो अपना लेस कह रहा है वो कह रहा है कि वो आगे करना है, तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 1 ऐड होना है। तो मैं यहाँ पे 1 ऐड करवा दूँगी तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से कह रहा है कि प्लस प्लस डी करना है, मतलब अभी इसी वक्त भी बढ़ाना है और पीछे से एक कम भी करना है। तो अभी क्या हो जाएगी वैल्यू, आखिर वाले में क्या वैल्यू हो जाएगी? अच्छा 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी, क्योंकि एक लेस करना है और एक ऐड करना है, तो बात तो वही हो गई 3। जी ठीक है, तो ये हो जाएगी 3। अब इसको अगर हम ऐड और लेस करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो आई थिंक 22 हुआ था, जी ठीक है। अब 22 में अगर मैं ये 2 और ये 3 को ऐड करवा दूँ, 3 2 5, और फिर 3 2 5 को लेस भी करवा दूँ, ऐसा ही है ना। एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 एक कैंसिल हो गया, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 एक कैंसिल हो गया, ऐसा ही होता है ना। सही। जी तो आंसर मेरे पास इसलिए क्या था? एक वैल्यू नहीं थी मेरे पास, शायद इसलिए मेरा 20 आंसर है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ जो है ना वो ये लिखा हुआ है 22 - 2 + 2 - 3 और +3। लास्ट का वाला -3 नहीं है मेरे पास। ठीक है, चले अब तो क्लियर हो गया ना। जी अब सही क्लियर हुआ है। ठीक है, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ, मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, सबको ऐड कर दिया। ये छोटी छोटी ये सब जो मिस्टेक होती है ना, इसकी वजह से फंस जाते हैं। तो अब आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसीलिए मैंने दोबारा सबको रिवाइज़ करवा दिया, ताकि किसी एक को भी, कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई ना कह रहा हो, तो वो भी क्लियर हो गया। और अगर अभी भी कोई क्लियर, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, मैं ज़रा सा अभी 10वीं क्लास नहीं हूँ। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये देखें, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बस जल्दी से मैं अपलोड भी कर दूँ, क्योंकि मैं जो ना, असल में मुझे आदत है यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने की। उसमें ये होता था कि मुझे टेंशन नहीं होती थी कि अपलोड करना है या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो रहा होता था। तो अब ये कि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ूम में लेती हूँ तो ज़ूम में 10 मिनट का गैप आ जाता है, और 10 मिनट के गैप में फिर मैं स्टॉप करना भूल जाती हूँ, और फिर मैं अपने घर में बातें छाते कर रही होती हूँ, तो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर मुझे एडिट करके वो सब को हटाना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे, आज हम वैसे पढ़ने क्या वाले थे, एरे को। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्कशीट बना के देखते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स की मदद से, इफ़ एल्स हमने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाया उससे आप लोगों को कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि इफ़ एल्स हम किस तरह यूज़ कर रहे थे, है ना। इफ़ एल्स हम किस तरह यूज़ कर रहे थे, उसकी हेल्प से हम इफ़ एल्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि और ज़्यादा मार्कशीट के थ्रू क्लियर हो जाए। ऊपर कुछ है तो नहीं यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करूँ, इफ़ एल्स के थ्रू से मैं मार्कशीट बनाऊँ, तो वो किस तरह बनाऊँगी? सबसे पहले मैं ले लेती हूँ फॉर, और अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट के थ्रू, सबसे पहले तो एक शॉर्ट आप लोगों को करके दिखा देती हूँ कि अगर मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू कोई भी नंबर दूँ तो क्या उसकी परसेंटेज निकल आएगी? क्या इफ़ एल्स से अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ या नहीं? लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे निकालती हूँ, बल्कि मार्क दे देती हूँ, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स में दे देती हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके, क्योंकि नंबर में कर रही हूँ तो नंबर में मुझे प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगाना ज़रूरी है, वरना फिर वो ऐड नहीं होगा, वो कॉन्केट हो जाएगा, कॉन्केडिनेट जो भी है, ठीक है। एंटर मार्क्स कह दें, ठीक है।
एंटर मार्क्स कह दें, या अगर हम मार्क्स निकाल लें उसके थ्रू, लेट सपोज कि मैं यहाँ टोटल मार्क्स दे देती हूँ 300, ठीक है। तो परसेंटेज किस तरह निकल जाएगी? परसेंटेज तो बहुत ही ईजी है निकालना, कि ऑब्टेन मार्क से आपको परसेंटेज निकल जाती है। लेट सपोज कि यहाँ पे ऑब्टेन मार्क मैंने 3 पेपरों में किया है, एक में 100 नंबर का, तो उसमें मैंने 80 लिया, और या मैं ऐसे कर लेती हूँ 280 मैंने टोटल मार्क्स लिए, ऑब्टेन मार्क्स लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 300 थे और ऑब्टेन मार्क्स मेरे 280 थे। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज तो बहुत ही इजी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ वॉर परसेंटेज, ठीक है। वॉर परसेंटेज तो मैं अगर दूँ यहाँ पे, तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ऑब्टेन मार्क को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो क्या मैं अगर इसको कंसोल नहीं, डॉक्यूमेंट पे करवा के दिखाती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा के आपको चेक करवाऊँ कि परसेंटेज की जो मैंने अभी निकाला है क्या वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो ये देखिए 93.3 मेरी परसेंटेज आ गई, ठीक है। 93.3 मेरी परसेंटेज आ गई जो मैंने ठीक है। अच्छा, तो ये परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रेड निकालने में थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ग्रेड हम किस तरह निकाल सकते हैं? अरे ये मैं क्या ऑन कर रही हूँ। ग्रेड हम किस तरह निकाल सकते हैं? क्या हम इफ़ एल्स के थ्रू ग्रेड निकाल सकते हैं कि अगर ये ग्रेड हो तो ये होना चाहिए, अगर ये ग्रेड हो। अगर आपको याद हो तो अगर हम लोग एक्सेल पे अगर परसेंटेज तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे ग्रेड निकाल रहे होते थे तो वहाँ पर हम कुछ इफ़ करके देते थे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट कर ओपन करते थे, फिर वहाँ पे जो A1 परसेंटेज के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा इफ़, और फिर उसके बाद ए ग्रेड के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह हम कैटेगरी बना देते थे। तो यहाँ पे भी हम इफ़ के थ्रू ग्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये तो परसेंटेज हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दो और उसका ग्रेड निकाल लो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी तो हम कब कर सकते हैं? जब हम प्रॉम्प्ट यूज़ करें। ऐसा ही है ना कि प्रॉम्प्ट में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर यहाँ फिट करो और आपको ग्रेड पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ मैं दे देती हूँ अपनी मर्जी से कोई भी परसेंटेज लिख दो। परसेंटेज। मैम प्रॉम्प्ट कौन सी क्लास में पढ़ाया था आपने? क्या चीज़? प्रॉम्प्ट कौन सी क्लास में पढ़ाया था? मैंने, क्योंकि मैं तो ले रही हूँ क्लास, मेरे दिमाग में नहीं आ रही। प्रॉम्प्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड हुई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने। चले सही, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट आपने पढ़ा नहीं या क्लास मिस कर दी? नहीं, मैंने क्लास बीच में से ली थी ना, मैंने बताया था मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, अचानक अच्छा, क्लास हुई सही थी। सही सही। तो इंशाल्लाह आज अपलोड करूँगी वीडियो, वो वाली भी अच्छा, और ये वाली भी कर दूँगी साथ में। तो प्रॉम्प्ट में यही था कि जब हम कोई नंबर्स में अगर नंबर्स को ऐड वगैरह या सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं तो लाजमी प्रॉम्प्ट से पहले जो ये ऐड है ना, ये फार्मूले का है, ठीक है। जैसे मैथमेटिकली फार्मूला पढ़ रहे हो तो ये प्लस लगाना ज़रूरी है इसमें, ये फार्मूले का है, ये वो प्लस नहीं है, ठीक है। इससे ये होगा कि जो नंबर्स आपको ऐड करवाने हैं वो कॉन्केट नहीं होंगे, ठीक है। तो वरना क्या हो रहा था कि अगर हम 2 + 3 को ऐड करवा रहे थे तो क्या बन जा रहा था वो, विदाउट ये अगर प्लस लगाते हैं हम
तो 2 और 3 प्लस होने के बजाय 2 3 23 बन जा रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब ये कि अब वो क्या करेगा कि आपस में प्लस करवा के 2 + 3 करके वो 5 दे रहा था। तो जब भी आप कोई नंबर्स की बात करें, अगर अल्फ़ाबेटिक आपको कुछ करवाना होगा, कोई नाम को करवाना होगा ऐड, तो वो तो नाम तो ऐड होके वो कॉन्केट टाइप का ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स के लिए ये प्लस लगाना ज़रूरी है, वरना वो ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम कोई भी प्रॉम्प्ट में कोई भी अपनी मर्ज़ी से परसेंटेज देकर हम ग्रेड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से लिख देती हूँ, अपनी मर्ज़ी से परसेंटेज लगा लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इफ़ एल्स के थ्रू ग्रेड निकाल के दिखाऊंगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर ब्रैकेट ओपन, अगर आपकी जो परसेंटेज है जो मैं दूंगी यहाँ से, जो भी मैं दूंगी वो अगर बड़ी हो 80 से, ठीक है, अगर बड़ी हो 80 से, लेकिन होता क्या है अमूमन कि 80 भी रहती है और 80 से बड़ी भी रहती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्या ही अच्छा हो कि 80 भी हो और 80 से बड़ी भी हो। अब तो ये सही हो जाएगा कि 80% भी हो और 80 से बड़ी परसेंटेज भी हो। तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, अच्छा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट में पास करवा देंगी, document.write पे आप पास करवा देंगी क्या, ए स्ट्रिंग के अंदर A+1, ठीक है। अगर आप इसको लाइन नीचे करना चाहें तो भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि मैंने चलाया इफ़ परसेंटेज जो आप देंगी वो अगर 80 से बड़ी हो, क्योंकि जिस तरफ मुंह खुलता है मैंने बताया था वही बड़ी होगी, ठीक है। तो ये बड़ी हो गई, यहाँ पर अगर परसेंटेज बड़ी हो किससे, 80 और 80 के बराबर भी रहे, क्योंकि मैंने बराबर कर दिया 80 के बराबर और 80 से बड़ी हो, तो आपकी परसेंटेज जो ग्रेड है आपका A1 नज़र आना चाहिए। चलें 80 से बड़ी करके देखते हैं, रिफ़्रेश किया 80 दे देते हैं सबसे पहले तो 80, ये देखिए A1 आ रहा है। चलें 89, चलें ये भी A1 आ रहा है। अच्छा, ज़रा 100 करूँ मैं, ये भी A1 आ रहा है। अच्छा 110% ज़रा देखूँ, जो कि होता नहीं है, इसमें भी A1 आ रहा है। तो मसला आ रहा है ये कि अगर 100 से बड़ा हो रहा है ना तो परसेंटेज होता है, होना नहीं चाहिए अमूमन, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए या 0 दे देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या ही अच्छा हो कि जो परसेंटेज है उसको मैं ये दे दूँ कि 101 से कम होनी चाहिए, जो भी वैल्यू हो 101 से कम हो और 80 से बड़ी हो। क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि 101 से छोटी हो और 80 से बड़ी हो। तो यहाँ पे 80 से बड़ी तो मैंने कर दिया, और के लिए क्या यूज़ करेंगे, और हम लोगों ने पढ़ा था एंड, ठीक है। और अब क्या करना है, अब जो परसेंटेज है वो छोटी हो 101 से, वो छोटी हो 101 से। क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक होना चाहिए? अच्छा चलिए करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया, 100 किया A1, 101 किया, कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या ये अब सही है? बिल्कुल सही है। 100 तक समझ में आ रहा है कि आपकी A1 परसेंटेज होनी चाहिए। अच्छा अब ज़रा 80 करते हैं, 80 में तो होना चाहिए, सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं 79 करती हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि 79 पे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है अभी तक,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है अभी जो मैंने किया। एक एक लाइन करके आपको एक एक स्टेप करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें साथ साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने क्या दिया, एक परसेंटेज दिया मैंने। ठीक है, परसेंटेज में मैंने प्रॉम्प्ट में अपनी मर्जी लगा लो, कोई भी परसेंटेज हो, नंबर ना हो। ठीक है, परसेंटेज अपनी मर्जी से कोई भी लगा ले, परसेंटेज तो 100 तक ही होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पास करवाया इफ़। ठीक है, इफ़ अगर परसेंटेज, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, जबकि क्या पास करवाना है वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, रूल्स लिख दिए स्मॉल ब्रैकेट में, लेकिन जब शो करवाएंगे और क्या शो करवाएंगे वो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। ये याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि उल्टा कर दें इधर उधर। लेकिन डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं वो वैसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट पास की उसमें ये कहा कि परसेंटेज आपकी बड़ी होनी चाहिए, 80 और 80 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 80 होनी चाहिए और साथ में 80 से बड़ी जो वैल्यू हो उसमें आपके ग्रेड आपका जो नज़र आना चाहिए वो होना चाहिए A+1। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि और जो परसेंटेज है वो 101 से क्या होनी चाहिए, 101 से बड़ी ना हो। ठीक है, 101 से मतलब 100 से बड़ी ना हो, 101 से छोटी तक, 101 से छोटी मतलब 100, 101 से छोटी तक आपकी क्या नज़र आनी चाहिए, A1 नज़र आनी चाहिए। उससे जो बड़ी होगी उसमें तो कुछ नज़र ही ना आए, मैंने एक लिमिटेड बता दिया। ये तो बात हो गई पहले की। अब जब सेकंड हमें पास करवाना है 79% के लिए, तो 79% के लिए मैं क्या दूंगी, बिल्कुल ऐसे ही काम करूंगी, लेकिन अब इफ़ नहीं लगेगा। इफ़ सिर्फ एक दफ़ा लगता है, इफ़ सिर्फ एक दफ़ा लगता है, उसके बाद जितना भी लगेगा जितने भी ऑप्शनल होंगे उसमें एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ अगर मैं ग्रेड ए की बात करूं तो एल्स इफ़, अगर ग्रेड बी की बात करूं तो एल्स इफ़, अगर ग्रेड सी की बात करूं तो एल्स इफ़, अगर आखिरी एड दी एंड एकदम जब एंड में रहूं मैं कि उसके बाद कुछ और पास नहीं करवाना, तो उसमें अब हम सिर्फ एल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ पूछें। अब जब हम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो एल्स की जगह इफ के अंदर ही एल्स यूज किया हुआ है, वो क्यों? जैसे अभी आप कह रही है ना ग्रेड 1 है तो हमने इफ लिख दिया, लेकिन सेकंड पार्ट में अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बी हो तो इफ एल्स क्यों यूज हुआ हुआ उसमें? इफ़ एल्स पहले इसलिए इफ यूज़ हुआ, अब बता रही हूँ। अब लेट सपोज कि ये तो मैंने पास कर दिया कि इफ़ ऐसा होना चाहिए। अब अगर मैं ये पास कर दूँ एल्स, सिर्फ एल्स पास करवाऊँ, ठीक है, और एल्स में डायरेक्ट मैं एक ही स्टेटमेंट दे दूँ, वो क्या दे दूँ कि बाकी जितना भी इसके अलावा नज़र आए वो फेल हो। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इफ़ हो या तो एल्स हो, लेकिन आपको वैरायटीज़ लानी है कि बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, तो उस वैरायटीज़ के लिए हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर ये हो और अगर ये हो और अगर ये हो और अगर ये हो और आखिरी में सिर्फ ये हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पास करवा दूँ, अब इसमें मैं दूंगी नहीं कि अब इतना परसेंटेज होना चाहिए, अब मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि अब जो है वो फेल होना चाहिए, अब इसके अलावा जो भी होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं करवाऊँगी एल्स में, एल्स में अब कोई स्टेटमेंट पास नहीं होगा कि ये होना चाहिए तो ये होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट पास हम इफ़ और एल्स इफ़ में दे रहे होते हैं। एल्स की जब सिर्फ बात आती है तो उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एंड का बचा कुचा जो रह जाए जिसको फेल करार देना है। ठीक है, आप यही समझ ले, बचा कुचा। ठीक है, उसके लिए वो शरीफ बच्चा है ना एल्स, कि उसको जो भी बचा हुआ खाना मिल जाएगा वो शराफत से खा लेगा, वो अपना स्टेटमेंट नहीं देगा कि मुझे ठंडा क्यों मिला, मुझे कल का खाना क्यों मिला, तो ये आराम से खा लेगा। ठीक है, लेकिन ये इफ़ और एल्स इफ़, इसमें स्टेटमेंट चाहिए कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, मुझे वैसा खाना चाहिए, मुझे थोड़ा गर्म चाहिए, उसके गोश्त गले हों,
या बिरयानी ठंडी ना हो। ये दोनों पास कौन कर रहा होता है? ये एक इफ़ करता है जो यहाँ जहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और उसके बाद जब हम जितना भी इसमें लगाएंगे बी के लिए, सी के लिए, तो उसमें हम एल्स इफ़ के थ्रू कंडीशन देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अब देखिएगा कि इसके अलावा जितने भी होंगे ना उसमें फ़ेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पास करती हूँ 50%, तो ये भी कह रहा है फेल। अगर मैं कहती हूँ 79%, तो ये भी कह रहा है फेल। अगर मैं कहती हूँ 30%, ये भी कह रहा है फेल। अगर मैं कहती हूँ 1%, ये भी कह रहा है फेल। अगर मैं कहती हूँ 0%, ये भी कह रहा है फेल। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 103, ये भी कह रहा है फेल। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कह दिया, ठीक है। तो ये सब क्या कह रहा है कि मैंने एल्स लगा दिया कि अब जितने भी इसके अलावा होंगे सिवाय 80% के और 80 के अंदर जो मैंने वैरायटीज़ दी थी, ठीक है, तो इसमें A1 आएगा, अदरवाइज जितने भी होंगे वो फेल हो जाएंगे। अच्छा, तो क्यों ना हम एक काम ना करें कि चलो ये भी सही है अपनी जगह, इसको भी नहीं छेड़ते हैं, ये भी अपनी जगह सही है, इसको भी नहीं छेड़ते हैं, और बीच में हम अब यहाँ पर आके एल्स इफ का इस्तेमाल कर लें, ताकि इसमें जितनी और वैरायटीज़ हो देनी हो मुझे बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, तो वो सब हम यहाँ पे दे सकें। लेकिन जब 2-3 चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2-3 चीज़ें कंडीशन लगाना होता है, तो उसके लिए हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं मैम इसमें इफ पहले लिख सकते हैं? नहीं, इसमें इफ़ पहले नहीं, इफ़ बाद में ही लिखना है, एल्स तो इफ। जो हमें असाइनमेंट जिस तरह हम कर रहे हैं उसके अंदर तो हमने पहले इफ लिखा है फिर एल्स लिखा है। इफ़ एल्स भी कर सकते हैं, चलो इफ़ एल्स करके देखते हैं। इफ़ एल्स में भी वही काम हो रहा होता है। अब दिखाती हूँ, एक मिनट। इफ़ एल्स में खुद बना कहाँ गया, मैंने तो इफ़ एल्स किया था ना। अगर मैं इफ़ एल्स करती हूँ तो ये सिंपल वाला इफ़ एल्स का कंडीशन यूज़ हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ये इसको मैं अगर वो करूँ तो यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है, इफ़ और एल्स। अगर मैंने इफ़ एल्स किया तो ये वाली, यही वाली कंडीशन, यही वाला काम आ गया जो हमने कर लिया है। इफ़ एल्स एक साथ तो नहीं लग रहा। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट में करवाया उसमें साथ लगा हुआ है, इफ के बराबर में पहले एल्स लगा हुआ है, फिर राउंड ब्रैकेट है और फिर कर्ली ब्रैकेट्स हैं। जो इफ का सिंटैक्स है ना कि इफ राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट। देखो यहाँ पे भी मैं अगर ये कर रही हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। स्पेस दीजिएगा इफ और एल्स के बीच में, तब भी एरर आ और रहा फिर है। राउंड ब्रैकेट, अब राउंड ब्रैकेट दीजिएगा एल्स के बाद। ये तो एरर आ रहा है। गलत तो नहीं देख लिया, क्योंकि मैंने तो आज तक ये पढ़ा नहीं है, इफ एल्स, एल्स इफ पढ़ा है। अच्छा, चलिए मैं एक दफा चेक करके फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर तो ये बात क्लियर है कि इफ़ का काम क्या है, एल्स का काम क्या है। अब जो बीच में जो बचे कुचे लोग हैं उनके लिए हम कर देते हैं। लेट्स सपोज़ कि एक मिसाल ये ले लेते हैं कि ये चलो शादी में गए, शादी में जो जिसको स्पेशल प्रोटोकॉल देना था ना उसको तो मैंने ये दे दिया, ठीक है, इफ़ करके। और जो जिन गरीबों को, यही कह रहे हैं गरीब लोग, जो बचा कुचा खाना जो होता है जिनको हम दे देते हैं किसी को भी, तो उसके लिए भी मैंने काम कर लिया। अब जो मेहमान आए हुए हैं और जो गेस्ट आए हुए हैं बाकी, उनके लिए अब हम काम करने लगे हैं। ठीक है, तो उनके लिए अब हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम कंडीशन दे देंगे, और इस कंडीशन के बाद हम क्या दे रहे होते हैं, इस कंडीशन के बाद हम डॉक्यूमेंट पे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पे कंडीशन हम क्या देंगे कि परसेंटेज अगर बड़ी हो
अभी तक हम लोग कहाँ पर थे? अभी तक हम लोग थे 80s पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 70 कर लेंगे और बराबर हो 70 के। तब तक तो आपका जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है और उसके अंदर मैं पास करवा दूंगी ए, सिंपल ए ग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर क्यों ना मैं ये कर लूँ कि जैसे यहाँ पर एंड मैंने किया है, एंड परसेंटेज यहाँ तक, तो मैं क्यों ना इसको एंड की जगह मैं यहाँ पे 79 तक कर दूँ, क्योंकि अगर मैं अभी कर रही हूँ तो अगर ये क्लियर हो रहा है, करती हूँ पहले कमेंट, ठीक है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ 70, तो ये आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, स्पेस देना था। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 70। अब देखिए ये ए आ रहा है, अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम एंड का भी यूज़ कर लेंगे। अगर मैं कर रही हूँ 79 तो भी ए आ रहा है, मतलब हमें अब ज़रूरत नहीं है एक और स्टेटमेंट देने की, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ 80 तो A1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमें एंड की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 71 तो ए आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पर इसी को कॉपी कर लूँ, कंट्रोल C करूँ, कंट्रोल V कर दूँ, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज में चेंज कर दूँ और इसको मैं कर दूँ 60 और इसको मैं कर दूँ B, ठीक है। फिर दोबारा मैं आकर यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँ और इसको मैं कर दूँ 50 और इसको मैं कर दूँ C, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट कर दूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ये सही हो गया परसेंटेज। रिफ्रेश क्यों है 80%, ये कहाँ लिख रही हूँ मैं, 80% तो A1 ठीक है, 79% तो A ठीक है, 69% तो B बिल्कुल सही, 59% C सही, 49% फेल। क्लियर है? हाँ, सही कर दिया था मैंने, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं हो? ठीक है। तो आप लोगों ने एक मार्कशीट तैयार करनी है कंप्लीट। ग्रेड मैंने निकालना सिखा दिया, लेकिन वही बात है कि जब तक आप लोग खुद नहीं बनाएंगे तब तक वो चीज़ें वैसी क्लियर नहीं होंगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस में ना लाएं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो परसेंटेज सॉरी पूरी मार्कशीट बनानी है उसकी मैं एक तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसी ही सेम मार्कशीट आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अब इसमें यूज़ क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने लेट सपोज़ के 3 पेपर लेना है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ठीक है। प्रॉम्प्ट में आप लोगों ने तीनों को रखना है, ठीक है। और फिर टोटल मार्क करवानी है इसको, सॉरी ऑब्टेन मार्क करवाना है, और फिर उसके बाद परसेंटेज निकालनी है, और परसेंटेज निकालने के बाद फिर आप लोगों ने ग्रेड निकालना है, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना ही काम होता है मार्कशीट का, ठीक है। लेकिन नंबर्स आप लोगों ने प्रॉम्प्ट में डालना है कि जैसे मैं नंबर में कोई नंबर डालूँ, तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर डालूँ तो परसेंटेज भी खुद ही दे दे और फिर ग्रेड भी खुद ही दे दे, ठीक है। मैं सिर्फ सबके टोटल मार्क्स
सब्जेक्ट के मार्क्स सिर्फ लिखूँ और परसेंटेज और ग्रेड खुद ही लिखा हुआ आ जाए, ऐसा आप लोगों ने मार्कशीट बनाना है, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एरे के हवाले से। व्हाट इज़ एरे, ठीक है। एरे कलेक्शन ऑफ डाटा आप कह सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, इसको कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, अब हम क्या करते आए थे कि वॉर ए दिया, उसको बराबर किया सबा के, ठीक है, कोई भी नाम ले लें। फिर वॉर बी किया, उसको फरा के, ठीक है। अब क्या हमारे पास जो डाटा पड़ा होगा 100 लोगों का, तो क्या मैं सबका 100 एक एक करके नाम लिखती रहूँगी? नहीं। या सबके जो मार्क्स आए हैं सबका मार्क्स एक एक करके मैं लिखती रहूँगी इस तरह वॉर दे दे के? नहीं। उसके लिए हमने एरे पढ़ना है, ठीक है। एरे में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर दे दिया कि टोटल सबके मार्क्स दे रही हूँ मैं, ठीक है। या एक बंदे का 10 पेपर है, तो 10 पेपर के मार्क्स मैं सबके अलग अलग थोड़ी लिखूँगी कि इसके मार्क यहाँ, इसके मार्क यहाँ, नहीं। मैं एक बच्चे का टोटल मार्क्स निकालूंगी, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी? एरे यूज़ करूँगी। अच्छा, एरे का सैम्पल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं हम? इससे कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट से हम एरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि कितने डाटा हम लोगों ने पढ़ लिए हैं? 3-4 डाटा पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो वो तमाम डाटा एक ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट अलग अलग इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ, सबसे पहला डाटा स्ट्रिंग में दे देती हूँ यहाँ पर SHAFAQ, ठीक है। ये आपका पहला डाटा हो गया। यहाँ पे कॉमा लगा के अब हम दूसरा डाटा लिख देते हैं कि 23, ठीक है। ये सेकंड डाटा हो गया, ये नंबर वाला डाटा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड में दे देती हूँ बुलियन, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये 3 डाटा यहाँ पर हम लोगों ने अभी देख लिया। क्या ये तीनों डाटा एक साथ चल जाएगा? क्या हमें इसको अलग, ट्रू को अलग और 23 को अलग और शफक स्ट्रिंग को अलग अलग जिस तरह हम ऊपर करते हैं वहाँ देने की ज़रूरत है? देने की ज़रूरत होती उस वक्त तक जब तक हम एरे ना पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एरे को पढ़ लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि तीनों को एक साथ हम पास करवा देंगे, ना कि अलग अलग यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने पास करवाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टोटल पास करवा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टोटल को पास करवा दिया। तो आप देखिए कि तीनों नाम एक साथ, तीनों डाटा एक साथ आपके आ गए, ठीक है। तो एरे का मकसद ही यही है कि व्हाट इज़ एरे? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन में आए हम तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए आप लोगों को तो आप लोग लिख लें, ठीक है। एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर, एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर used to store multiple value, ठीक है, used to store multiple value in a single variable, ठीक है। हम वही काम कर रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू भले वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरे कैन होल्ड एलिमेंट ऑफ डाटा टाइप्स इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात कि एरे इज़ असाइन, ठीक है, असाइन न्यूमेरिक इंडेक्स। इसका मतलब ये कि एरे की जब हम बात करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या बात कर रहा होता है कि मैं
इंडेक्स पे। लेट सपोज कि एक बुक है, ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने जो है वो यहाँ पे और मज़ीद मैं कर देती हूँ 24, फिर कर देती हूँ 98, फिर कर देती हूँ सना, फिर कर देती हूँ फातिमा, ठीक है, और फिर कर देती हूँ आयशा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। बज़ाहिर तो यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अब मुझे अगर आयशा को करना है, आयशा को बुलाना है, तो मैं किस तरह बुलाऊँगी? यहाँ पे तो इतने सारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आयशा को किस तरह बुलाऊँ कि आयशा ही सिर्फ उठ के आ जाए यहाँ पर मेरे पास, बाकी कोई ना आए? अगर लेट सपोज कि एक बुक है मेरे पास, बुक में 10 पेज का इंडेक्स मौजूद है, ठीक है, उसमें 10 पेजेस हैं, तो क्या मुझे अगर फातिमा नाम वाले पेज को उठाना हो तो मैं किस तरह उठाऊँगी? उसके लिए इंडेक्स होता है कि फ्रंट पे आपके पास एक इंडेक्स का पेज मौजूद होता है। तो इंडेक्स से क्या होता है कि जैसी पेज नंबर जो लिखा होता है वो हम फ़ौरन से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसमें भी इंडेक्स, एरे की जो इंडेक्स है 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, एक इंडेक्स पे मुश्तमिल होती है और एक लेंथ पे मुश्तमिल होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं हम, तो लेंथ सिंपल 1 से स्टार्ट होता है। ये 1 है लेंथ, ये सेकेंड लेंथ, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो इसकी लेंथ है 8, लेकिन अगर मैं इसकी इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो ये हो गया 0 इंडेक्स पे लेंथ 1 इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स 0 है तो ये 1 हो गया इंडेक्स, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7,